एलिमेंट होता है लेड, LEAD, लेड। लेड जिसका सिंबल होता है PB। ये क्या होता है? ये होता है मिरर। मिरर भी कौन से वाला? प्लेन वाला, प्लेन मिरर। ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो लेड होता है, लेड के लिए जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जो पेंसिल होती है, उस पेंसिल के अंदर जो उसका जो सिक्का होता है जिससे हम लिखते हैं, वो शायद लेड होता है। लेकिन वो लेड नहीं होता। कभी भी आप देख लेना, किसी भी कोई भी आपके पास पेंसिल हो किसी भी कंपनी की, उस पर लेड नहीं लिखा होता, उस पर लिखा रहता है बॉन्डेड लेड। बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि किसी के साथ बॉन्ड कर रखा है लेड का, मतलब लेड को किसी के साथ बॉन्डिंग कर रखी है, उसको किसी चीज के साथ चिपका रखा है। तो ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो लेड होता है, लेड तो अलग चीज है, लेड तो शीशा है। जो मिरर होता है उसको लेड बोलते हैं। तो लेड के साथ में ग्रेफाइट को, जो कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, ग्रेफाइट को चिपका दिया जाता है, बॉन्डिंग कर दी जाती है उसकी। बॉन्डिंग क्यों करी जाती है? क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्लिपरी होता है टू टच। तो अगर किसी सॉफ्ट और स्लिपरी मटेरियल से आप पेंसिल बनाएंगे तो आप लिख नहीं सकते। आप लिखोगे तो वो लिख ही नहीं पाओगे। आप थोड़ा सा भी प्रेशर डालोगे तो वो फैल जाएगा ग्रेफाइट उसके ऊपर। तो ग्रेफाइट जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट से बनाई जाती है ग्रीस। ग्रेफाइट से बनाया जाता है मोबिल ऑयल, जो कि व्हीकल्स में यूज करा जाता है। तो मोबिल ऑयल हो गया या ग्रीस हो गई या कोई भी जो चिकनी चीज होती है विच इज यूज फॉर लुब्रिकेशन, उसमें ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता ही होता है। अब ग्रेफाइट के साथ में जिस चीज को हम मिक्स करते हैं वो होता है शीशा, यानी कि लेड, यानी कि मिरर। तो ये जो लेड होता है, एक तो ये चीज है कि मेरे पास प्योरेस्ट फॉर्म में लेड अवेलेबल है, तो लेड को अगर मैं देखूंगा तो दर्पण की तरह मैं अपना चेहरा देख सकता हूँ। अब मेरे पास लेड अवेलेबल नहीं है, तो क्या कोई और भी ऑप्शन है मेरे पास? क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल हम खाना खाते हैं तो हम स्टील के बर्तन में भी खा सकते हैं, हम कॉपर के बर्तन में भी खा सकते हैं, हम सिल्वर के, हम गोल्ड के, मतलब अलग अलग मेटल्स के बर्तनों में हम खाना खा सकते हैं। ठीक है। वो सभी मेटल होते हैं, तो जनरली मेटल के कोई भी बर्तन होते हैं, वेसल्स होते हैं, उसमें हम खाना खाते हैं। तो अब आप ये देखिएगा, इसी तरीके से क्या मिरर का कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है। अगर आप अपने घरों में जो विंडो पेन्स होती हैं, जो खिड़कियां होती हैं, तो खिड़कियां बनी रहती हैं, खिड़कियों में ग्लास पेन लगे रहते हैं, मतलब ग्लास के शीशे जो होते हैं वो लगा रहता है उसके अंदर। तो आप ये देखो कि दिन के टाइम में आप बड़े आराम से शीशे से बाहर का आप देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो पूरा वाइट हो रखा है एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट आ रही है, सनलाइट होती है बिल्कुल वाइट कलर की। तो वो जो व्हाइट कलर की सनलाइट होती है उससे मुझे पूरा का पूरा जो, मतलब जितना भी हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर को मैं देख सकता हूँ दूर तक, दूर तक। मैं पहाड़ देख सकता हूँ, मैं पेड़ देख सकता हूँ, बिल्डिंग्स देख सकता हूँ, व्हीकल्स, रोड, पेड़ पौधे, एनिमल्स, सब कुछ मैं देख सकता हूँ। तो वो व्हाइट लाइट होती है। व्हाइट लाइट अलग अलग कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है, मिक्सचर होती है, विबग्योर आप जानते होंगे। तो अब आप ये देखिएगा कि जब एटमॉस्फेयर में व्हाइट लाइट स्प्रेड आउट हो रखी है चारों तरफ, तो रोशनी है पूरे एटमॉस्फेयर में, तब तो मैं ग्लास से बाहर का बिल्कुल साफ देख सकता हूँ। ग्लास के बाहर क्या चल रहा है, मैं विंडो से, विंडो बंद है, ग्लास लगा रखा है, लेकिन मैं ग्लास के आर पार देख सकता हूँ। सी थ्रू का मतलब ये हो गया कि मैं उसके आर पार देख सकता हूँ। आर पार का मतलब ये है कि जो लाइट है वो ग्लास के थ्रू आ रही है, मेरी आंखों में जा रही है, और जो भी बाहर इमेज है वो मेरे रेटिना पर बन रही है और मैं उसको देख पा रहा हूँ। तो ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है? वो शीशा। अब क्या होता है, धीरे धीरे दिन ढलना शुरू होता है, रात हो जाती है। जब रात होती है तो फिर शीशे के दूसरी तरफ हो गया अंधेरा। अंधेरा मतलब क्या है? आप सोचिएगा कि पूरी तरीके से अभी चांद नहीं निकला है, या आप सोच लीजिए कि अमावस है, अमावस है, उस दिन चांद निकलेगा ही नहीं, कोई लाइट भी नहीं जल रही है, बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, और आप अपने रूम के अंदर लाइट जला लेते हैं। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि आपका जो ग्लास है, अब वही ग्लास आपको ब्लैक नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि ग्लास के दूसरी तरफ एटमॉस्फेयर पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुका है, तो वो पूरा अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं है बाहर, किसी भी तरीके की रोशनी बस एक है जो आपके रूम के अंदर आपने लाइट ऑन करी है या आपने कोई कैंडल जला ली। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप उस जो वो ग्लास पेन है,
ग्लास पेन के सामने अगर आप खुद खड़े हो जाएंगे तो अब आप उसके आर पार नहीं देख सकते, क्योंकि दूसरी तरफ अंधेरा है, रोशनी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर व्यूइंग। आप देख नहीं पाओगे, लाइट इम्पोर्टेंट है। तो लाइट कहाँ पर है? लाइट इस कमरे के अंदर है, तो आपको कमरे के अंदर की इमेज ही दिखाई देगी उसमें। और वो क्या है? वो आप खुद हो, मतलब आप अपना ही चेहरा देख पाओगे उसमें। तो ये चीज क्या होती है कि इस चीज पर डिपेंड करता है कि जिस जगह पर लाइट है वहां पर जो चीज है वो आप एक ग्लास जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू भी देख पाओगे। तो अगर अंदर अंधेरा हो जाए, रूम के अंदर पूरी तरह से अंधेरा हो जाए, लेकिन रूम के बाहर पूरी रोशनी है, तो आप खिड़की से बाहर कांच के थ्रू आप देख सकते हो, आपको पूरी रोशनी में सब कुछ दिखाई देगा। उसी तरीके से अगर बाहर अंधेरा हो जाए और रूम के अंदर लाइट है, तो वो जो आपका ग्लास है वही बिहेव करने लगता है लाइक अ मिरर, मतलब आप अपना चेहरा देख सकते हो उसमें। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी एक ग्लास का टुकड़ा है, ऐसे आप मान लीजिए कि जैसे मान लो मेरे पास, मान लीजिए कि ये एक ग्लास का टुकड़ा है फॉर एग्जांपल, वैसे तो वैसे ये बुक है पर ये इसको आप ग्लास का टुकड़ा मान लो। तो इसके ग्लास के टुकड़े को मैं ऐसे ना दिखाकर आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, तो मतलब मैंने ऐसे, इट इज लुकिंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन। तो मैं कांच के टुकड़े को ऐसे ना रख के मैं ऐसे रख रहा हूँ उसको, मैंने इसको ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। तो अब क्या करते हैं, अब हमने यही कॉन्सेप्ट देखा, सबसे पहले लोगों ने देखा और देखकर उनको लगा कि अच्छा अगर ग्लास के दूसरी तरफ अंधेरा हो जाए या ब्लैक हो जाए तो ग्लास कैन आल्सो एक्ट लाइक अ मिरर। तो क्या किया गया कि एक ग्लास लिया गया, ग्लास के पीछे पहले एक सिल्वर कलर करा गया, फिर सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडिश ब्राउन कलर का पेंट करा गया, कहीं सिल्वर पर रस्टिंग ना हो जाए। तो यानी कि पीछे की तरफ आपने इस पर पेंट कर दिया। तो ये जो सरफेस है पीछे वाली, जिसको हम ऐसे लाइनें, टेढ़ी टेढ़ी लाइनें बनाकर दिखा देते हैं, दिस इज पेंटेड सरफेस। दिस इज पेंटेड सरफेस। और अब जो इस तरफ है, अगर इस तरफ कोई भी इंसान खड़ा हुआ है वो अपना चेहरा, अपनी पूरी बॉडी इसमें देख सकता है। क्यों? क्योंकि अब यही जो ग्लास है यही एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। मिरर में क्या होता है, आपने एक रे ऑफ लाइट इस पर ड्रॉप करी ऐसे, रे ऑफ लाइट जो आपने इस पर ड्रॉप करी, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो रे ऑफ लाइट इस पर आपने ड्रॉप करी, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर इसको स्ट्राइक करेगी, इस पॉइंट पर आपने परपेंडिकुलर लाइन बना ली ऐसे। आपने एक परपेंडिकुलर लाइन बना ली ऐसे, 90 डिग्री का एंगल बना लिया ये ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया। ये जो परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट होती है, दिस रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड नॉर्मल। इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये जो आई है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। नॉर्मल। और क्योंकि आपने इसके पीछे वाला सरफेस जो है वो पॉलिश कर दिया, आपने पेंट कर दिया उस पर, तो ये इसके आर पार नहीं निकल पाएगी। ठीक है? आर पार अगर कब निकलती, आर पार तब निकलती जैसे आप चश्मा पहनते हैं, जो आप स्पेक्स लगाते हैं, तो स्पेक्स में क्या होता है, जो ग्लासेस होते हैं ग्लासेस के आर पार आप देख सकते हैं, उसके आगे अगर आप कुछ पेंट कर दें तो आप नहीं देख पाओगे कुछ भी। ठीक है? तो इसका मतलब आपने पेंट कर दिया इस ग्लास की सरफेस के आगे, तो लाइट इधर आर पार नहीं निकलेगी, ये बाउंस बैक करेगी। So this bouncing back of light is known as reflection. So this is R. R is reflected ray. ये होगी reflected ray. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोल देते हैं स्मॉल आई, एंगल आई। और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट इसके साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल आर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो दो होते हैं क्या? फर्स्ट है द इंसिडेंट रे,
द इंसिडेंट रे, सर रे ऑप्टिक्स में से मिरर वाला कॉन्सेप्ट कट गया है, अभी देखा मैंने। अच्छा हटवा दिया है क्या? पूरा मिरर हट गया है सर, लेंस से शुरू होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ अच्छा लेंस से ये शुरू होगा। कोविड कोविड की वजह से हटा है या वैसे वैसे ही हटा दिया है? नहीं, कोविड की वजह से सर। कोविड की वजह से हटा है, चलो तो ठीक है, फटाफट मैं ब्रीफ रिव्यू करा के सीधा लेंस ठीक पर है। आता हूँ। ठीक ठीक है, है सर। इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in the same plane. They all lie in the same plane. और दूसरा क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ज्यादा डिटेल में और नहीं करेंगे। अब एक काम करते हैं, एक लेंस पर ही आते हैं सीधा। तो लेंस को करने से पहले थोड़ा सा आपको रिव्यू दूंगा, थोड़ा सा मिरर के बारे में। आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बॉल है, स्फेरिकल बॉल फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमारे पास कोई फुटबॉल है, ठीक है। तो फुटबॉल जो है, फुटबॉल के अंदर हवा भरी जाती है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम किसी टेनिस बॉल की बात करें, तो टेनिस बॉल होती है, तो टेनिस बॉल अंदर से खाली होती है, डेंस नहीं होती। क्रिकेट बॉल को छोड़ दीजिए, क्योंकि क्रिकेट बॉल अंदर से पूरी भरी हुई होती है, वो डेंस होती है, तो वो सॉलिड होती है। लेकिन टेनिस बॉल हॉलो होती है। इसी तरीके से जो फुटबॉल होती है वो भी हॉलो होती है, उसके अंदर हवा भरते हैं हम लोग। तो आप ये देखिए, इसी तरीके से सोचो कि कोई कांच की हॉलो बॉल है मेरे पास, जिसके अंदर एयर के अलावा और कुछ नहीं है, सॉलिड नहीं है, वो हॉलो बॉल है। तो मैंने ये बोला कि कांच की एक बॉल ली है, मतलब कांच का एक बड़ा स्फीयर लिया हमने। हमने कांच का एक बड़ा स्फीयर ले लिया। तो ये जो स्फीयर होता है, इसका कहीं ना कहीं कोई सेंटर तो होगा ना? बिल्कुल होगा। तो ये इसका सेंटर है, ये स्फीयर का सेंटर है। फिर आपने क्या करा कि इस सेंटर से पास होती हुई आपने एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, जैसे कि एक्स एक्सिस होती है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसी को तो एक्स एक्सिस बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन में। तो हमने क्या करा कि इससे गुजरती हुई एक, ये एक मैंने स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। ठीक, अब क्या करेंगे, अब आप यहां से आप एक कैंची लीजिए और कैंची से इसको काटते चले जाओ ऐसे। ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, समझ लीजिए कि हमने इसको काट दिया इस तरीके से। ऐसे ही इस तरफ भी आप काट दीजिए। ये रिमूव कर दो यहां से, ये बीच का टुकड़ा ये रिमूव करो और ये रिमूव करो। अब आप ये देखिएगा कि आपके पास सिर्फ इतना सा एक टुकड़ा आ गया। ठीक, ऐसे ही इतना सा एक टुकड़ा आ गया। अब अब अगर मान लीजिए हम मिरर की बात करते हैं, तो मिरर में क्या करना होगा, बेटा बस 1 मिनट वेट करो, मैं ना पानी पी रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए प्लीज। अब देखिएगा कि यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट हमने ऐसे डाली, ये क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पर। अब ये एयर है, ये ग्लास है। रे ऑफ लाइट एयर से आई और ग्लास के अंदर एंटर कर गई। होता क्या है कि अगर मान लीजिए मैं एयर की बात करता हूँ, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ गैसेस। तो हम ये बोलते हैं, ये जो दुनिया में मैटर है, वो मैटर 3 तरीके का है। क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं। अब इसमें हमने ये बोला कि अगर मैं अपने हाथ की बात करूं और मैं अपने हाथ को ऐसे हवा में घुमाने लगूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि मैं अपने हाथ को कहाँ घुमा रहा हूँ, हवा में घुमा रहा हूँ। तो हवा में क्या है, गैसियस पार्टिकल्स हैं। फिर मैं यहाँ पर जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दुनिया भर की सारी गैसेस हैं। तो हमने क्या करा कि ऐसे हाथ को घुमा रहे हैं, तो बिकॉज गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी वेरी लूजली पैक्ड। गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। दे आर रेयरली अवे फ्रॉम ईच अदर। वो सारे के सारे बहुत रेयरर मीडियम होता है, जो एयर होता है वो रेयरर मीडियम होता है। बेटा 1 मिनट मेरी वीडियो। हाँ जी। तो हमने ये कहा कि जो एयर होती है या जहां पर भी कहीं पर भी मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, तो वो जो एयर होती है वो एक रेयरर मीडियम होता है। रेयरर मीडियम में क्या होता है कि आप अपने हाथ को, अपनी बॉडी को कितना भी आराम से मूव कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने इसी हाथ को पानी के अंदर पानी के अंदर डुबाता हूँ और पानी में मैं इसको ऐसे हिलाने की कोशिश करूंगा, तो मैं बहुत स्लोली इसको घुमा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर के जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारा मीडियम डेंस होता चला जाता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो होते हैं ना पार्टिकल्स के बीच में, वो कम 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 होते चले जाते हैं। दोनों के बीच में पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत कम होते हैं। तो एयर के कंपैरिजन में वाटर बहुत डेंस है। और वाटर के कंपैरिजन में अगर मान लीजिए मैं किसी सॉलिड की बात करूं, तो सॉलिड फॉर एग्जांपल ये ग्लास स्लैब ही है, तो इस ग्लास स्लैब के अंदर क्या मैं अपना हाथ मूव कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो हमने ये कहा कि चलिए हाथ के लिए तो मुझे स्टडी भी नहीं करना, ये तो एग्जांपल दे रहा था मैं आपको। हमने ये कहा कि अगर लाइट है, तो लाइट भी जो है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, उन्हीं को हम बोल देते हैं फोटॉन्स। PHOTONS, फोटॉन्स। तो फोटॉन्स होते हैं वो छोटे पार्टिकल्स जिनसे मिलकर लाइट रे बनती है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब लाइट रे एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो एयर क्या है? गैस, और ग्लास क्या है? सॉलिड। तो वो एयर से यानी कि रेयरर मीडियम से सॉलिड में, सॉलिड क्या हो गया? डेंसर मीडियम, यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है, तो उसमें एंटर कर रही है। तो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई लाइट एंटर करती है ना, तो वैसे तो आती है स्ट्रेट, पर ये स्ट्रेट ना निकल के ये ऐसे जाएगी। ठीक है? स्ट्रेट ना जाकर ये हल्की सी, स्ट्रेट ना जाकर ये हल्की सी टिल्ट हो गई। हल्की सी टिल्ट हो गई किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये इस परपेंडिकुलर की तरफ हल्की सी टिल्ट हो गई। तो ये एयर हो गया, ये ग्लास हो गया, ये ग्लास में आते ही थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ टिल्ट हो गई। तो कहा जाता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट व्हेन अ रे ऑफ लाइट enters from a rarer medium to a denser medium, rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal. When a ray of light enters from a rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal. Normal की तरफ bend कर जाती है। फिर देखिएगा, अब ये ऐसे यहाँ पर जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट। अब क्या हो गया? और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इस वजह से होता है कि एयर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल, जो लाइट है वो भी बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब हमने ये बोला कि जब लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है, तो एयर बहुत रेयरर मीडियम है, मतलब वो बहुत खुला खुला मीडियम है। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर है, तो वो बड़े आराम से और मतलब बहुत अच्छी स्पीड पर ट्रेवल करती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो किसी सॉलिड में एंटर करती है, लाइट जैसे ही सॉलिड में एंटर करती है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक हैं आपस में। तो जब सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में काफी नजदीक हैं, तो क्या होता है कि वो
थोड़ा सा उसकी स्पीड कम हो जाती है। जब स्पीड कम होगी, तो जब कम होगी तो वो कम होने के साथ साथ क्या होगा कि वो थोड़ा सा, जब स्पीड कम होगी तो अगर स्पीड ज्यादा होती तो ऐसे स्ट्रेट निकलती, लेकिन क्योंकि स्पीड उसकी कम हो गई तो वो धीरे 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 नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो जितना स्ट्रॉन्गली पैक्ड पार्टिकल्स होंगे किसी भी सॉलिड के, रे ऑफ लाइट उसके नॉर्मल की तरफ उतनी ही ज्यादा बेंड होगी। फिर क्या होता है, अब क्योंकि ग्लास है भाई, इधर भी तो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करी फिर वापस निकलेगा भी, क्योंकि कहीं पॉलिश सरफेस तो है ही नहीं, तो रिफ्लेक्ट बैक होने का तो चांस ही नहीं है, तो इसका मतलब लाइट निकल जाएगी आप पास। तो जब यहाँ से निकलेगी तो ये कुछ इस तरह से निकलेगी कि इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने एक नॉर्मल बना दिया, तो क्या होगा कि इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी। क्यों? क्योंकि इसको फिर से खुला, यानी कि रेयर मीडियम मिल गया। तो वो एयर से ग्लास में आई तो नॉर्मल की तरफ झुक गई, फिर वो ग्लास से वापस एयर में गई तो फिर वो नॉर्मल से दूर निकल गई। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो ये आई है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो अब एक मीडियम के अंदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करी, तो एंटर करने पर अब ये जो रे बन गई है, दिस रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो एंगल है, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये वाली जो रे है, इस रे को क्या बोला जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे। दिखाई दे रहा है तीनों को? एक मिनट, इधर का तो दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट वेट करिए। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। फिर मैं ये कहूंगा कि अब जो रे ऑफ लाइट यहां से बाहर निकली है, दिस रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। EMERGENT, इमर्जेंट रे। तो जो रे ऑफ लाइट जो है ना, which emerges out from a medium is called emergent ray। अब आप ये देखिए कि इसमें इंटरेस्टिंग रिलेशन ये होता है कि अगर इंसिडेंट रे को ही आगे एक्सटेंड कर दिया जाए ऐसे, तो ये इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है। और ये जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यहां तक बता दीजिए सारे टर्म्स क्लियर हैं? यहां तक सारे टर्म्स क्लियर है, बता दीजिए। हाँ यस सर। सर। ठीक है, चलिए जी। अब मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर इंसिडेंट रे ये हो गई, रिफ्रैक्टेड रे ये हो गई, इमर्जेंट रे ये हो गई, दोनों के बीच में जो गैप है दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये कहते हैं कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होकर नॉर्मल की तरफ बेंड करना या नॉर्मल से दूर बेंड करना, तो हम लिखेंगे बेंडिंग ऑफ अ रे of light while entering from one medium to another medium. While entering from one medium to another medium is called refraction। इसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन स्टडी करने के लिए सबसे पहले रिफ्रैक्शन हम ग्लास स्लैब के थ्रू ही स्टडी करते हैं, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है और इमर्जेंट रे क्या है। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद वही चीज है कि जो
इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो इमर्जेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई बोल देते हैं इसको। तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। एक पॉइंट तो ये होता है इंपॉर्टेंट कि रिफ्रैक्शन के केस में इंसिडेंस इन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये होता है। दूसरा वही चीज जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखी थी कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन है जो मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको इंसिडेंट रे भी, रिफ्रैक्टेड रे भी और नॉर्मल तीनों को इसी प्लेन में मैं बनाकर दिखा पा रहा हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो हम ये बोलते हैं द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और थर्ड लॉ जो इसका अगला लॉ है, वो अगला लॉ इसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वाले से अलग है। यहाँ पर ये होता है कि म्यू और ईटा, म्यू बोल दीजिए या ईटा बोल दीजिए, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो म्यू भी बोल देते हैं, म्यू इज आल्सो फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ईटा इज आल्सो फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू बोलो या ईटा बोलो, विच इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये जो रेशियो है, दिस रेशियो, इस लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बता दीजिए जी, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे टर्म्स हो गए रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। अच्छा, अब इसके बाद इसके बाद मैं ये कहता हूँ कि अगर मान लीजिए हमने बोला कि कोई भी एक रे ऑफ लाइट है और वो रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, तो हम ना इसमें ऐसे कर देते हैं। देखिए, अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिखा म्यू, यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिखा 2, इस तरह से लिखते हैं कि म्यू को थोड़ा ऊपर लिखेंगे 1 इधर और 2 इधर, 1 और 2 थोड़ा नीचे नीचे लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ लिखेंगे म्यू, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ refractive index of medium 2 with respect to medium 1, refractive index of medium 2 with respect to medium 1। क्या मतलब कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब लाइट एंटर करती है तो हम उसको बोलते हैं 1 म्यू 2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। सारी टर्म्स अच्छे से याद रखिएगा। जब किसी भी मीडियम के अंदर लाइट एंटर करती है ना, अगर मान लीजिए हमको ऐसे ही जनरली किसी क्वेश्चन में ये दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है, अगर आपको, ठीक है, अगर वो आपसे बोल दें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज दिस, तो आप समझ जाइएगा आपको क्या दे रखा है। आपको दे रखा है ए म्यू जी। सिंपली वो कभी भी एयर का या वैक्यूम का कभी भी डिस्क्लोजर नहीं करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि एयर के बारे में नहीं लिखते, डिस्क्लोज नहीं करते हैं, वैक्यूम के बारे में नहीं लिखते, वो सीधा सीधा बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज दिस। तो उससे आपको सीधे सीधे समझ जाना है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, यानी कि जो लाइट रे है वो ग्लास में एंटर कर रही है, लेकिन कर कहाँ से रही है? एयर से एंटर कर रही है। ठीक है, और जब हमारा पहला मीडियम एयर होता है तो हम उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं। व्हेन मीडियम 1 इज एयर और वैक्यूम, देन
refractive index is also called absolute refractive index. Absolute refractive index. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जनरली बोल ही देते हैं, लेकिन उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। दूसरा, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है, तो इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं। ठीक, अगर मेरा पहला मीडियम एयर है तो उसको मैं सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकता हूँ या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकता हूँ। अगर मेरा पहला मीडियम एयर के अलावा कुछ भी और है तो मैं उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूंगा। इसका एक रिलेशन तो हमने ये देखा बाय स्नेल्स लॉ sin i अपॉन sin r, एक तो ये होता है। दूसरा रिलेशन देखिएगा, दूसरा देखिए, अगर मुझे दे रखा है 1 μ2, 1 μ2, अगर ये दे रखा है तो इसका एक रिलेशन ये भी होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बताइए जी, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें अभी तक की क्लियर हैं? किसी चीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो नहीं हमेशा सर। याद रखिएगा कि आपको अगर कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, सिंपली आपको दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको, मान लीजिए टर्पेंटाइल ऑयल का दे रखा है या मान लीजिए आपको केरोसिन का दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप सीधा सीधा ये समझ जाइएगा कि लाइट इज एंटरिंग इनटू केरोसिन ऑयल एंड इट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर, वो एयर से केरोसिन के अंदर एंटर कर रही है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो मैंने अभी आपको नॉर्मली जो जनरल टर्म्स हैं, जिन जनरल टर्म्स को हमको याद रखना है, फॉर एग्जांपल हम अभी तक सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, यही वाला सारा पोर्शन अभी तक कर रहे थे। मैग्नेटिज्म की सारी टर्म्स हमको याद है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की सारी टर्म्स याद है, तो हम अभी तक उन्हीं टर्म्स के साथ में कंफर्टेबल थे। अब हमको थोड़ा कंफर्टेबल इन टर्म्स के साथ हो जाना है कि कहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो समझ जाना है कि नॉर्मल के साथ ही बनता है वो। एपर्चर क्या होता है? एपर्चर आपका जो पूरा डायमीटर होता है लेंस का, उसको एपर्चर बोल देते हैं। तो और भी कुछ टर्म्स हैं, वो नेक्स्ट क्लास में मैं करवाता हूँ कंटिन्यू, और आगे इसको करते हैं फिर। अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं कल 1:30 पर आपकी क्लास लूंगा, रेडी रहिएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है 1:30 पर कल? नहीं सर। नो सर। प्रिया, 1:30 पर कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर कल मिलता है टाइम तो कल मैं ले लूंगा, है ना? और इसको आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, और इसमें हम यही रखेंगे क्योंकि बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, नया स्टार्ट करा है, तो साथ साथ ही इसके नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए जी, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सर। चलिए, ओके।